हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडू स्टडी 26। और आज हम वीडियो का एक अगला पार्ट शुरू करने जा रहे हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है, हम इश्यूज एंड वर्ल्ड हिस्ट्री सेकंड कर रहे हैं और हम बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो कर चुके हैं। और जो आज मैं क्वेश्चन कराने वाली हूँ, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा। इसको ना बहुत ट्रिकी तरीके से पूछा जाता है। तो जहाँ पर भी आपको ये दिखाई दे कि आंदोलन, राष्ट्रवादी आंदोलन की बात हो रही है उपनिवेशों के अंदर, और एशिया और अफ्रीका या फिर कोई भी एशियाई कंट्री की बात हो रही है, तो आपको सेम आंसर लिखना है। देखिए हमारा क्वेश्चन है, तो आपको समझ में आ जाएगा क्वेश्चन पढ़ने के बाद। उपनिवेशों के राष्ट्रवादी आंदोलन के पीछे कौन से कारण थे? एशिया और अफ्रीका को केंद्र में रखकर चर्चा कीजिए। इसके अंदर मेन कहाँ पर है? एशिया और अफ्रीका को केंद्र में रख के बताना है, ठीक है। और जो उपनिवेश हैं, उपनिवेश कौन से देश होते हैं बेटा? जो किसी का उपनिवेश होते हैं, जैसे कि भारत, अफ्रीका, एशिया की बहुत सारी कंट्रीज, जितने भी देश जो गुलाम रहे हैं किसी के, वो सारे उपनिवेश देश हैं। और जो देश हम पे शासन करते हैं वो होते हैं साम्राज्यवादी देश, ठीक है। देखिए प्रस्तावना से स्टार्ट करते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ में श्रमिक संघों एवं नेताओं ने युद्ध का विरोध किया, परंतु 1941 से रूस के मित्र राष्ट्रों की ओर से युद्ध में सम्मानित हो जाने के उपरांत उनका रुख परिवर्तित हो गया तथा साम्यवादियों ने इसे लोगों का युद्ध कहकर इसका समर्थन प्रारंभ कर दिया। साम्यवादियों ने भारत छोड़ो आंदोलन से भी स्वयं को पृथक कर लिया तथा क्षतिपूर्ण औद्योगिक नीति की वकालत प्रारंभ कर दी। 1945 में मुंबई और कोलकाता के बंदरगाह मजदूरों ने इंडोनेशिया भेजे जाने वाले सामान को जहाजों पर लादने से इनकार कर दिया। 1946 में नौसेना में विद्रोह होने पर मजदूरों ने इसके समर्थन में विद्रोह एवं हड़तालें की। औपनिवेशिक शासन के अंतिम वर्ष भी मजदूरों ने पोस्ट रेलवे एवं अन्य प्रतिष्ठानों में आयोजित हड़ताल में भागीदारी निभाई। देखिए बढ़ते आगे। विऔपनिवेशीकरण। विऔपनिवेशीकरण का मतलब क्या है बच्चा? विऔपनिवेशीकरण का मतलब होता है औपनिवेशीकरण जो है उसका ह्रास होना, हटाना, घटना, ठीक है। खनन होना, समाप्त होना। देखिए बच्चा, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात यूरोपीय साम्राज्यवाद के विध्वंस की गति को तेज करने में कई कारणों ने मदद की। वस्तुतः विश्व युद्ध के पश्चात तमाम नवोदित राष्ट्र, नवोदित मतलब होता है नए राष्ट्र जो नए नए आजाद हुए थे, अस्तित्व में आते गए। एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिकी देशों में गुलामी को समाप्त कर एक नए युग का आरंभ किया। साम्राज्यवादी राष्ट्रों की पकड़ से इन राष्ट्रों की स्वतंत्रता की प्रक्रिया को विऔपनिवेशीकरण का नाम दिया। बढ़ते आगे। तृतीय विश्व का उदय। देखिए औपनिवेशिक मुक्ति के पश्चात नव स्वतंत्र राष्ट्रों ने गुटीय राजनीति को छोड़कर अपनी स्वतंत्र पहचान कायम की। दूसरे शब्दों में दो विश्व में बटे गुट से अपने को अलग रखा। इसी कारण नवोदित राष्ट्रों को तृतीय विश्व, थर्ड वर्ल्ड भी कहा गया। थर्ड वर्ल्ड कौन से वर्ल्ड है? जो विकसित नहीं है, अभी विकासशील देश है, फिर जो अविकसित देश है, ठीक है। इस दृष्टि से उपनिवेशवाद उन्मूलन प्रक्रिया ने तृतीय विश्व के उदय में प्रत्यक्ष भूमिका निभाई। देखिए उपनिवेशवाद की समाप्ति के कारण, देखिए क्या कारण थे? पहला, साम्राज्यवाद का कमजोर होना। द्वितीय विश्व युद्ध ने फारसीवाद का उन्मूलन करने के साथ साथ यूरोप के साम्राज्यवादी देशों को भी कमजोर कर दिया। इसमें से कई देश स्वयं ही फारसीवाद अतिक्रमण का शिकार हो गए। उदाहरण के लिए यूरोप के 3 साम्राज्यवादी देश फ्रांस, बेल्जियम और हॉलैंड स्वयं ही जर्मनी के कब्जे में चले गए। युद्ध के दौरान उनकी सैनिक शक्ति और अर्थव्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई। इससे सबसे बड़े साम्राज्य के स्वामी ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था भी युद्ध के कारण जर्जर हो गई। जर्जर मतलब खराब, बेकार हो गई। इसमें से कोई भी देश अब बड़ी शक्ति नहीं रह गया। उसके स्थान पर अब संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ बड़ी शक्ति थे या फिर बड़ी शक्ति के रूप में उभरे। देखिए बच्चा आगे है। साम्यवादी दलों के नेतृत्व में पूर्वी यूरोप के देशों में समाजवादी सरकारों की स्थापना होने से भी यूरोप के साम्राज्यवादी देशों की शक्ति क्षीण हुई। क्षीण मतलब कम हो गई। किसी चीज को सिकुड़ना, छोटा होने को बोलते हैं क्षीण होना। अब वे लंबी औपनिवेशिक लड़ाई लड़ने की स्थिति में नहीं थे।
जिन देशों ने लंबी औपनिवेशिक लड़ाइयां लड़ी, उनके सामने विकट घरेलू समस्याएं खड़ी हो गईं। उदाहरण के लिए हिंद, चीन और अल्जीरिया में फ्रांस की औपनिवेशिक लड़ाइयों ने देश में गंभीर संकट उत्पन्न कर दिए। पुर्तगाल द्वारा अफ्रीका में लड़ी गई और औपनिवेशिक लड़ाइयां पुर्तगाली तानाशाह के पतन का प्रमुख कारण सिद्ध हुई। देखिए आगे, 1945 के बाद विश्व में आत्मनियंत्रण, राष्ट्रीय संप्रभुता और समानता तथा राष्ट्रों के बीच सहयोग जैसे विचारों का बोलबाला कायम हुआ। यहाँ तक स्वयं साम्राज्यवादी देशों में भी औपनिवेशिक शासन कायम रखने के प्रयत्न लोकप्रिय नहीं रह गए। अधिकांश फ्रांसीसी जनता ने फ्रांस द्वारा लड़ी गई औपनिवेशिक लड़ाइयों का विरोध किया। 1956 में जब ब्रिटेन में फ्रांस इजराइल के साथ मिलकर मिस्र पर आक्रमण किया तो ब्रिटेन में व्यापक स्तर पर सरकार विरोधी प्रदर्शन हुए। देखिए, बहुत से विद्वानों का मत है कि औपनिवेशों पर कब्जा बनाए रखने की लागत का भार उठाना औपनिवेशवादी देशों के लिए कठिन होता जा रहा था। इसलिए उन लोगों ने क्या किया कि धीरे धीरे देशों को आजाद करना शुरू कर दिया। देखिए, साम्राज्यवाद विरोधी आंदोलन की एकजुटता। अब जब सब लोग आजाद होना चाहते हैं तो वही वाली बात है कि हमारा हाथ खुला रहता है बेटा, तो बोला जाता है कि उसकी ताकत कम होती है, लेकिन हम हाथ बंद करते हैं, मुट्ठी बनाते हैं, तो उसकी ताकत ज्यादा होती है। तो जब भी यूनिटी होती है किसी चीज के अंदर, तो किसी भी चीज को जीत हासिल करना, किसी भी चीज की जीत हासिल करना हमारे लिए आसान रहता है। ठीक है, देखिए, विभिन्न देशों के स्वतंत्रता आंदोलन के बीच एकजुटता बढ़ने लगी थी। प्रत्येक देश के स्वतंत्रता आंदोलन ने दूसरे देश की स्वतंत्रता आंदोलन को समर्थन दिया। उदाहरण के लिए 1946 में इंडोनेशिया में डच शासन और हिंद चीन में फ्रांसीसी शासन को पुनः प्रतिष्ठित करने में सहायता देने के लिए भारत की ब्रिटिश हुकूमत उन देशों में भारतीय सैनिकों को भेज रही थी। तो ऐसे में भारत में एक कार्यवाही के खिलाफ व्यापक प्रदर्शन हुए। प्रदर्शनकारियों ने इंडोनेशिया और हिंद चीन की स्वतंत्रता के प्रति अपना जोरदार समर्थन व्यक्त किया। जैसे जैसे एक के बाद एक देश को स्वतंत्रता मिलती गई, वैसे वैसे इस एकजुटता की भूमिका भी महत्वपूर्ण होती गई। नव स्वतंत्र देशों ने या कहे स्वतंत्र देशों ने राष्ट्रमंडल के मंच का उससे भी कहीं अधिक संयुक्त राष्ट्र संघ के मंच का उन देशों के हितों को समर्थन देने के लिए प्रयोग किया जो अब भी विदेशी शासन के अधीन थे। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के महत्वपूर्ण लक्ष्यों में उपनिवेशवाद विरोध तथा साम्राज्यवाद विरोध शामिल थे। इसने उपनिवेशों में राष्ट्रीय स्वतंत्रता के आंदोलनों को समर्थन देने या फिर समर्थन देकर अपने लक्ष्य को पूरा करने का प्रयास किया। समर्थन देने का प्रयास भी किया और उसको समर्थन भी दिया उन लोगों ने। ठीक है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन जो था बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने क्वेश्चन आप लोगों को करवाया हुआ है बच्चा। कहीं ना कहीं हमारे देशों को आजाद होना गुटनिरपेक्ष आंदोलन के लिए भी बहुत अच्छी भूमिका थी गुटनिरपेक्ष आंदोलन की। ठीक है, मैंने आप लोगों को क्वेश्चन ऑलरेडी करा दिया, आप जरूर जाके देखिएगा। देखिए, बढ़ते हैं आगे। संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका। संयुक्त राष्ट्र संघ साम्राज्यवाद को समाप्त करने में एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में सामने आया। संयुक्त राष्ट्र संघ घोषणा पत्र और मांग अधिकारों की विश्व जनित घोषणा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की विश्वव्यापी आकांक्षाओं का प्रतीक है। अपनी स्थापना के समय से ही संयुक्त राष्ट्र ने उपनिवेशों के मामलों पर गंभीर ध्यान दिया। जैसे जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल होने वाले पूर्व उपनिवेशी राष्ट्रों की संख्या बढ़ी, वैसे वैसे उपनिवेशवाद को समाप्त करने के प्रश्न पर अधिक ध्यान दिया जाने लगा और स्वतंत्रता प्राप्त करने में उपनिवेशों का मार्ग प्रशस्त करने में उत्तरोत्तर अधिक सक्रिय भूमिका निभाने लगा। उत्तरोत्तर का मतलब होता है बेटा आगे आगे बढ़ते बढ़ते। ठीक है, जैसे 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 बोलते हैं ना, इस तरीके का वर्ड है ये हिंदी का। बहुत अच्छा यूज करो तो चेकर को अच्छा लगेगा। देखिए, आगे बढ़ते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध का प्रभाव। विश्व युद्ध में शामिल एशियाई व अफ्रीकी लोग सामाजिक एवं राजनीतिक रूप से अधिक जागरूक बन चुके थे। युद्ध के दौरान घोषित 1941 के अटलांटिक चार्टर में राष्ट्रीय स्वतंत्रता अस्तित्व
तथा आत्मनिर्णय के अधिकार को मान्यता दी गई थी। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात आर्थिक रूप से जर्जर हो चुका यूरोप अब इतना सक्षम नहीं था कि अपने साम्राज्यों में चल रहे राष्ट्रीय अभियानों को बलपूर्वक दबा सके। यही वजह है कि ब्रिटिश शासकों में इस तत्व को स्वीकार करते हुए भारत को स्वतंत्रता प्रदान कर दी। देखिए बहुत इजी लैंग्वेज लिखी हुई है बच्चा। नेक्स्ट है भारत की भूमिका। देखिए भारत ने क्या भूमिका निभाई थी। देखिए द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात पहले स्वतंत्रता प्राप्त करने वाले देशों में एक भारत भी था। भारत का स्वतंत्रता आंदोलन अफ्रीका और एशिया के स्वतंत्रता आंदोलनों के लिए प्रेरणा का स्रोत था। आजादी से पहले ही एशियाई सम्मेलन का संगठन करके भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के नेता बहुत से एशियाई देशों को एक मंच पर इकट्ठा कर चुके थे। यह सम्मेलन इस बात का प्रतीक था कि विश्व पटल पर एशिया का एक नई शक्ति के रूप में उदय हुआ है। स्वतंत्र भारत अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाले सभी देशों के लिए शक्ति का स्रोत बन गया। ठीक है, जो बहुत ही इजी लैंग्वेज है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। देखिए निष्कर्ष की ओर बढ़ते हैं। जैसे कि आप लोगों को मैं हर बार बताती हूँ, आपको जो निष्कर्ष होता है आंसर के ऊपर बेस्ड होता है। कोई पॉइंट मिस कर देते हैं निष्कर्ष को ना डाल सकते हैं आप। देखिए मैंने कैसे निष्कर्ष लिखा है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि भारत का स्वतंत्रता आंदोलन अफ्रीका और एशिया के स्वतंत्रता आंदोलन के लिए प्रेरणा का स्रोत बना। एशिया व अफ्रीका जैसे बहु संसाधन वाले देशों को कई वर्षों तक गुलाम बनाने के बाद आखिर में वह स्वतंत्रता प्राप्त करने में कामयाब हुए। ठीक है बच्चा, बहुत ही इजी और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरे मेल आईडी पे आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए बच्चों। ठीक है, थैंक यू, बाय।